हेलो दोस्तों, आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए, जो मतलब कि क्लास 10th में हैं और साइंस में मतलब कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो मैं आज उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हें बताऊँगा। कुछ चैप्टर के बारे में शायद मैं अभी एक चैप्टर को डिस्कस कर सकूँ इस आधे घंटे में। बस आप ध्यान से समझना। मैं बताने जा रहा हूँ लेसन 2, मतलब चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम क्या है देखते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण। लवण और तुम्हारा अम्ल, क्षारक, लवण है तो अब इसकी डिफिनेशन भी देख सकते हैं ना हम लोग। तो वो वही मैं देखने जा रहा हूँ आज उसकी डिफिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है पहला 1। देखते हैं अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा अथवा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल तथा भस्म की परिभाषा लिखिए तथा एक प्रबल अम्ल दुर्बल कश्म भस्म का नाम लिखिए। मतलब कि इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। देखो, अम्ल को हम भस्म की परिभाषा भी बोल सकते हैं और उसको तथा एक प्रबल अम्ल को दुर्बल भस्म का नाम लिखिए। तो जो मतलब कि एक प्रबल हो मजबूती तरीके से। सॉरी यार, हाँ, एक प्रबल हो एक दुर्बल, मतलब जानते ही हैं क्या होगा। तो पहले मैं अम्ल को देखता हूँ। वे पदार्थ, मैं इसमें केवल भाई देखो दोस्तों, मैं तुमको आंसर बोल के बताऊंगा और जो इसकी रिएक्शन होगी मैं लिख के बताऊंगा आप लोगों को। तो वही में देखते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या होगा। पहला अम्ल। अम्ल की डेफिनेशन देखिए। वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर अम्ल कहला हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। तो मतलब कि एक अम्ल क्या है। वे पदार्थ जो जल में मतलब कि H2O में वियोजित होकर, मतलब घुलकर, क्या घुलकर। देखो दोस्तों, मैं आपको समझा सकता हूँ, लिख के बता सकता हूँ। मेरा बहुत बेस्ट फ़ोन है, उससे मैं एक ऐप डाउनलोड किया हूँ, उससे ही बना रहा हूँ वीडियो। तो दोस्तों देखो, तो अम्ल जो जल में वियोजित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो दोस्तों मैं इस तरह लिख दिया हूँ, कहलाते हैं, ठीक है। कहलाते हैं। मैं बड़ा बड़ा इसलिए हूँ आपको समझ में आए, मतलब बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए। अब मैं इसका उदाहरण देता हूँ। मैं बोला था रिएक्शन भी तुम लोग को देखना है। तो देखो, अरे यार, जैसे तुम्हारा HCl है, उदाहरण इंग्लिश में कहते हैं एग्जाम्पल। HCl रिएक्ट किससे, मतलब सॉरी, H+Cl। देखो दोस्तों, ये माइनस होगा। मुझे पता आप लोगों को इसको नहीं समझा जाता, बट अब देखिए, अब जो तुम्हारा HCl है, मैं कलर चेंज करता हूँ। तो तुम्हारा जो HCl है, H+Cl पे माइनस और उस पर पॉजिटिव। तो जानते हैं आप लोग, H+ ले सकता है, और सॉरी दे सकता है, और जो Cl है वो ले सकता है, गेन एंड लॉस। ओके। तो HCl मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जी। तो अब हम ये देखते हैं। मैं इससे, एक मिनट गाइस, मैं इससे बना भी सकता हूँ जे, और इससे मैं ये कर भी सकता हूँ। तो ये मेरा क्या होता है, रिएक्टेंट। ये मेरा क्या होता है, प्रोडक्ट। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो जे मेरी होता है, जे मेरा रिएक्टेंट है और जे प्रोडक्ट है। ये वाला प्रोडक्ट है। तो मतलब जो H+Cl बना, ये मेरा प्रोडक्ट है। अब बोलते हैं कुछ लोग कि इसको अब बनाएं कैसे, क्या करूं। तो मैं वो भी बताता हूँ आप लोगों को। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की बात। सल्फ्यूरिक अम्ल को देखते हैं कैसे लिखते हैं।
शायद आप लोगों ने जो सुना होगा H2SO4 की रिएक्शन कैसे करें। अब मैं बताता हूँ ना कैसे होगी रिएक्शन इसकी। H2SO4 की रिएक्शन कैसे करें भाई, बड़ी अजीब बात है। हम तो अच्छा ये बताइए आप पहले, आप लोग ये ध्यान रखना, H2SO4 की रिएक्शन करनी है, अच्छी बात है, कर सकते हैं सभी लोग। तो मैं इस तरह लिखा H2SO4 SO4 ये हुआ and- और H2S प्लस SO3, ये तुम्हारी रिएक्शन होगी इसकी। तो गाइस देखो, मैं इससे जे भी बना सकता हूँ। एक मिनट, मैं फिर से करके दिखाता हूँ आप लोगों को, समझ नहीं आएगा उसमें। H2SO4 H2S प्लस SO3, अब जब मेरी रिएक्शन होगी, तो मेरी रिएक्शन में आप लोग करा दिया, तो आप लोग देखेंगे कैसे। देखो, अगर मैं इसको आप लोग जैसा बोल रहे आप लोग के मन में पहले ये आया होगा H+SO4 चेंज नहीं होता है, इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं इसको अभी तुमको लोग को प्रूव करके दिखाता हूँ, इसको प्रूव करके दिखाता हूँ, ये वैल्यू है। अरे यार, जो ये वाले मैं इसको बताता हूँ अभी। तो आप लोगों ने इस तरह किया ना कुछ, हाँ। अब तो देखते हैं इसके पास कितने बॉन्ड होते हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता हो। इसके पास 6 बॉन्ड होते हैं, तो इसके पास 4 वो हैं, तो इसके पास 8 तो हो नहीं सकते। तो इससे रिएक्ट किया, 4 है ना हाइड वो ऑक्सीजन, इससे रिएक्ट किया और इससे रिएक्ट किया। सॉरी गाइस, मैंने उसमें थोड़ा गलती की थी, ठीक है। तो उसकी रिएक्शन वो नहीं होगी, ये रिएक्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मैंने जब तुम लोग को प्रूव किया तो वो हो रहा है, ठीक है। इसका होगा H2O प्लस SO3, ये होगा इस तुम्हारा लोग का H2O SO3, ठीक है। सॉरी उसके लिए, वेरी वेरी सॉरी। उसके लिए ये होगी रिएक्शन, क्या होगी, H2SO4 की रिएक्शन H2O प्लस SO3। तो मैं इसको रिएक्ट कर सकता हूँ ना, देखो। अरे इधर कर लो, एक लोन पेयर हो जाएगा इसका। यस, नहीं होगा लोन पेयर, क्यों होगा यार, लोन पेयर नहीं होगा। लोन पेयर नहीं, ठीक है। देखो मैंने इतना समझा दिया आपको। तो वो मेरी रिएक्शन जो हो गई थी H2SO4 की, वो रॉन्ग थी। जो जे वाली मेरी है, इसको समझिए ध्यान से। सॉरी, H2O प्लस, लाइक मैं क्या बना रहा, अरे यार, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अब मैं उधार छारक पे चलता हूँ। मैंने 8 मिनट केवल आपके एक उसमें गवा दिए, अब देखते हैं जल्दी थोड़ा करते हैं छारक पे। वे रासायनिक पदार्थ जो जल में विघटित होकर ऋणावेशित आयनों को रूप में हाइड्रोक्साइड आयन हो देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। मतलब कि देखो इसका वो, वे पदार्थ जो जल में वियोजित होकर ऋणावेशित मतलब ऋणा माइनस का आयनों के रूप में ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड का फुल फॉर्म वो होता है HOH, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते, मतलब किसका होगा, पार्शियल निगेटिव। अरे यार हाँ पार्शियल निगेटिव होगा। तो देते हैं वो क्षारक या भस्म कहलाते हैं। तथा उदाहरण क्या है, देखते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण, अरे यार मजाक कर रहा हूँ। NaOH, देखो इसमें लिखने में कोई दिक्कत हो उसकी गारंटी नहीं लेता, बट मैं सब बोल रहा हूँ उससे करेक्ट है। ये देखो NaOH माइनस, लगा चिन्ह तुम्हारा NaOH माइनस का गाइस। अब देखते हैं इसको हम। NaOH फिर से देखो, मैं इसलिए आपको लिए 2 बार लिख रहा हूँ रिएक्शन। Na प्लस OH माइनस, करेक्ट।
सॉरी, करेक्ट हो गया जी रिएक्शन मेरी। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ देखता हूँ, इसको हटाता हूँ अब। तो अब मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कुछ Na+OH-, अब इसको बनाना क्या है, प्रोडक्ट। ये तो मेरा रिएक्टेंट हो गया, अब इधर बनाना है प्रोडक्ट। कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, आप लोग को भी मैं बताता हूँ चुटकियों में। प्रोडक्ट कैसे बनेगा NaOH- का, तो आप लोग के इसमें क्या दिखा था NaOH, तो आप लोग सिंपल सी बात, इसके माइनस प्लस हटा दीजिए, NaOH हो गया। जब कोई संख्या मिलती है तो इसके वो नहीं लिए जाते, अगर मैं लेता तो ये पार्शियल थे सभी, ना थोड़ा थोड़ा से ये थे पार्शियल पॉजिटिव, थोड़ा थे पार्शियल निगेटिव। तो इससे अच्छा आप तो NaOH ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो सोडियम जो होता है, Na का मतलब होता है सोडियम, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। तो अब मैं हो गया यहाँ कंप्लीट हो गया, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब मैं प्रबल अम्ल एंड दुर्बल भस्म, प्रबल अम्ल एंड दुर्बल भस्म की कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे कि HCl। देखो मैं लिख देता हूँ पहले, प्रबल अम्ल, दुर्बल भस्म। मैंने लिख दिया इस। अब देखो मैं इसकी कुछ वो लिखता हूँ एग्जाम्पल, जो आप लोग के होने चाहिए। HCl, H2SO4, और क्या HNO3, तो यही मैंने बताए थे भी। HNO3 आ गया आपका। अब मैं देखता हूँ NH4, OH, NH4OH, CaOH2। देखो चे मेरे हो गए सब, चे इसका है, जे इसका है। नहीं समझ में आ रहा राइटिंग में, थोड़ा इसको शॉर्ट कर देता हूँ। मेरा जे हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ, तो देखता हूँ वहाँ पे क्या करना है। आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है, सॉरी, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है जब वर्षा का जल होता है, क्यों। आश्रित, अब तो हाँ, वर्षा का जल होता है क्यों, मतलब जो आश्रित है मेरा, जल विद्युत का चालक नहीं होता लेकिन वर्षा का जल होता है, मतलब जो ऊपर देखो देखते हैं इसका आंसर भी। वर्षा जल में कोई उपस्थित नहीं होता है, जबकि वर्षा के जल में वायुमंडल से में उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे जैसे कि CO2, SO2, NO2 आदि के घुलने के कारण मुक्त आय मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। मतलब कि अब इसका क्वेश्चन देख लेता हूँ और है क्या भी। हाँ ठीक है, इतना ही है। तो देखो गाइस इतना ही है। जैसे मेरा आश्रित जल में कोई उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन जब वर्षा के जल में ही इसलिए होती है क्योंकि वो जब वर्षा का जल होता है मेरे चारों तरफ अराउंड, जो मेरा कि वातावरण है, मतलब वातावरण है, वातावरण के चारों तरफ की वायुमंडल गैसेस, शुद्धियाँ गैसेस हैं, जैसे CO2, SO2, NO2, ये सब मेरी गैसें उसमें घुल जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उसके कारण वो मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, आप लोग समझोगे। इसके एग्जाम्पल जैसे CO2, NO2, SO2, ये तुम्हारे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे पास कमेंट कर देना। मेरा फ़ोन नंबर बता देता हूँ, 6307404542। केवल आप लोग इसमें स्टडी के विषय में आप लोग कॉल कर सकते हैं, फालतू नो मैसेज, ओनली वन व्हाट्सअप, कॉल नहीं करना है, ओनली वन व्हाट्सअप करना है आप लोगों को, और कुछ नहीं, ना को नो कॉल, नो कॉल। और मैं बताऊंगा पेपर की तैयारी कैसे करनी है। थैंक यू। मैं आगे चलता हूँ दोस्तों। अब देखो, अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं। थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो मैंने जो आपको बताया उसमें से पहले वाले जो अम्ल क्षारक लवण थे, इनकी डिफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, और इनके
ओ रिएक्शन करना, मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो इसमें 2 नंबर का आता है, 1 नंबर इसकी डिफिनेशन का होता है, 1 नंबर तुम्हारे रिएक्शन का होता है। आपने रिएक्शन इसकी लिख दी और उसको समझा दिया तो तुमको 2 नंबर पूरे पक्के हैं। और डिफिनेशन तुम रिएक्शन बना ली तो डिफिनेशन आपको आप आ जाएगी आपको उसको ही, ठीक है। और जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता क्यों, जबकि वर्षा का जल क्यों होता है, इसको भी याद कर लेना, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3, जल का अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है, तो मैं इसको भी देखता हूँ। अम्ल को जल में मिलाने पर यह आयनीकृत हो जाता है, मतलब कि अम्ल को जल में, मतलब कि जब हम अम्ल जो जल होता है उसमें अम्ल घोलते हैं या मिलाते हैं, वो आयनीकृत हो जाता है जब इस जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब कि जबकि इस जलीय विलयन में जो मतलब जो घुलाते हैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसमें उपस्थित आयन ही विद्युत का चालन, जो इसमें हम लोग उपस्थित आयन, जैसे कोई भी उपस्थित आयन हो सकता है, एग्जाम्पल इसमें लिखे नहीं है तो मैं आपको एग्जाम्पल बता नहीं सकता। तो वैसे मतलब कि कोई भी अगर उसमें आयन हो, को एनी आयन, दुनिया का एनी आयन कोई भी अगर इसमें घुल रहा है और इसमें आयन वो है, तो वो इसमें मतलब विद्युत का चालन जरूर करेगा 100%। तो मैं इसके आगे चलता हूँ, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, पीएच का मूल्य, सॉरी पीएच मूल्य क्या इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लिए, 4 नंबर या 5 नंबर का आता है, और ये मार्क्स बढ़ाने के लिए इसकी अच्छी बात कोई नहीं होती। अब देखते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ग्राम आयन प्रति लीटर, ऐसा आंसर है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का ग्राम आयन प्रति लीटर उपस्थित, अर्थात मोल प्रति लीटर में प्रदर्शन करते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण सामान्यता 1 × 10⁻14, जो मतलब इसकी पावर होती है, सांद्रण आयन की समानता वो होती है, तो क्या होता है 1 × 10⁻−14 मोल। मोल को मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 1 × 10⁻−14 मोल। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ मोल, या हिंदी में इस तरह कहेगा मोल। ये देखो, मोल प्रति लीटर तक होता है, मतलब कि इसमें प्रति लीटर 1 लीटर, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, हर लीटर में जो होता है। इस ओके, तो मैं इसके आगे देखता हूँ, डन। ओके, अब मैं इसके आगे देखता हूँ, प्रति लीटर तक होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को अधिक सुविधाजनक रूप से प्रदर्शित करने के लिए सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1909 या 1909 में एक नई पद्धति का प्रयोग किया जिसे पीएच पद्धति कहते हैं। तो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, कैसे देखते हैं आप। तो मतलब कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को अधिक सुविधाजनक के रूप में, मतलब कि अच्छे से उसको मतलब करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, एक तुम्हारे पास वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, सोरेंस नामक वैज्ञानिक, जो सन 1909 में एक पद्धति का प्रयोग किया था। उस पद्धति का नाम था पीएच स्केल। पीएच स्केल तुम्हारी क्या होती है तो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। तो वैसे मैं पहले पीएच स्केल बाद में बताता हूँ, पहले ये देखता हूँ। पीएच पद्धति कहते हैं, इसके अनुसार एक तुम्हारे पास उन्होंने फॉर्मूला दिया था। तो फॉर्मूला क्या था, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस ब्रैकेट में, या इज इक्वल टू लॉग, इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन H प्लस। तो मैं लिख के दिखाता हूँ, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट में H प्लस, या ये लिख सकते हैं हम लोग लॉग इक्वल टू 1H जे। ये तो हमारे पास 2 फॉर्मूला दिए थे। अब मैं फॉर्मूला एक ही है, अब दे सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पीएच स्केल तुम्हारे पास होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों को सबको पता होगा। ये देखो, ये माइनस है, पॉजिटिव है। आप लोग जानते हो, जो आगे जानते हो जो पॉजिटिव होती है, जो पीछे आती हो नेगेटिव। ओके, यस, एनी प्रॉब्लम, नो, ओके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, 1 मिनट।
हाँ, चार्ज मैं आपको बता दूँ, जो जे मेरा चार्ज है पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव, और जे मेरा ये क्या है जीरो, जे क्या है निगेटिव, तो ये 1 और 14। तो देखता हूँ 1 2 3 7, ओके, डॉट 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 6 7, तो 7 9 10 11 12 13 14, ओके। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ओके, वो लिखते नहीं बनेगा इस पे, थोड़ा नीचे दिक्कत पड़ रही है। तो मैंने डॉट डॉट अगर रख दूँ तो 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मेरे पास एक पद्धति है ऐसी आई। आह, ये सेवन सेवन होती है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे जीरो जो है, ये 7 इधर माइनस के, 7 इधर पॉजिटिव के, तो मेरे पास जो जो माइनस है, जो यहाँ पे जीरो, ये उदासीनीकरण है, ये मेरी उदासीनीकरण है। इसमें ना कोई चार्ज है ना कुछ है, यहाँ पे जीरो है, तो मेरे पास ये उदासीनीकरण होगा दोस्तों। अच्छे से समझना, जहाँ समझ में आया मेरे पास तुरंत मैसेज टाइप, ओके। तो देखो मैंने पास आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, अब मैं उसके बताता हूँ। अगर ये हो, मतलब पी एच, अगर तुम्हारे पास ये पी एच, मैं फिर से लिखता हूँ फॉर्मूला। अगर ये तुम्हारे पास हो, तो हाइड्रोजन आयन जो के मोल जो होते हैं, तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन, ये आयन है ना एक, हाइड्रोजन के अगर आयन तुम्हारे पास हो, रुको यार 1 मिनट, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, थोड़ा इसमें इंग्लिश में लिखना मजा आता है। आयन हो तो प्रति लीटर, यार प्रति लीटर, प्रति लीटर सांद्रता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या व्यक्तक्रम के लघु गुण को पीएच कहते हैं, मतलब उसके लघु गुण को पीएच कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये देखो, जो इसका लघु गुण होगा हाइड्रोजन का, वो तुम्हारा पीएच कहलाएगा। तो इसको इस प्रकार एक प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास आ जाएगा फॉर्मूला। मैंने आपको पास एक वैल्यू लिखी थी, जो जो मैंने लिखी थी 1 × 10⁻⁻14, तो मैंने सीधा लिख दिया, देखो 10⁻पीएच, ओके। पीएच का मतलब क्या समझते हैं आप? तुम्हारे पास यहाँ पे जो लाइन है, अगर तुम्हारे पास जो पावर हो 10⁻4, तो आप यहाँ पे लिखोगे 10⁻4 पीएच की जगह पे। पॉजिटिव 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 लगाया नहीं जाता है, तो तुम निगेटिव तो निगेटिव तुमको लगाना पड़ेगा दोस्तों, ओके। ये तुमको मैंने समझा दिया अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको जितने अच्छे से हो इतने अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये 5 नंबर से खाली नहीं आता है। तो मैं एक और अब बताता हूँ, दैनिक जीवन पीएच का महत्व, ये इसके पॉइंट वाइज हैं, ये भी कुछ 5 नंबर के आते हैं। आप लोग से 2 क्वेश्चन पूछे गया, पीएच मोल, देखो पीएच मोल का क्या है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हाइड्रो, ये तुमसे पूछेगा ना, तो तुमसे पूछेगा इनके प्रकार लिखिए। तो इस तरह तुम्हारा प्रकार ये हैं, दैनिक जीवन का महत्व, पशुओं और पौधों का उत्पन्न, ये तुम्हारा इस तरह कुछ हैं पॉइंट, लिखते चले जाना आप लोग। अब मैं दूसरे आता हूँ, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, ये भी तुम्हारे पास आएगा, ये हो जाएगा। और एक ये आएगा हमारे पंचतंत्र का पाचन, ये भी एक हो जाएगा। दूसरा का पशुओं का पौधों, मैंने इसकी हेडिंग शायद भूल गया लिखना, यही कुछ है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम, अणुसूत्र, निर्माण विधि, भौतिक गुण, आयन, रासायनिक गुण, उपयोग लिखें, लिखो। तो यानी मैं क्वेश्चन तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ कहने को नहीं यार, लगने ही से लग रहा है ये आएगा। तो मैं देखता हूँ अब, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखते हैं क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक नाम क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, निर्माण विधि क्या होती है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इसका क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, ये तुम्हारा इसका वो क्या होता है, अणुसूत्र, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमिकाहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट तुम्हारा तो यही हो गया, जो मेरे पास जो हिंदी में लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अब मतलब हेमिहाइड्रेट पूछ रहा है ना, हाफ H2O,
निर्माण विधि अब इसकी देखते हैं। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। मतलब कि जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम के को 120 डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है तो 120 डिग्री 100 डिग्री तापमान पे वो हीट पे दे दें अभी तुमको तो तुम गर्म हो जाओगे, अच्छे से पिघल के राख हो जाओगे। ठीक है, तो 120 डिग्री बहुत हो गया दोस्तों। तो ताप गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखता हूँ, इसका बहुत बड़ा है दोस्तों। CaSO4 में थोड़ा छोट छोट डॉट 2H2O आप लोग सोचते हो यहाँ पे 120 डिग्री आप लोग क्या भैया क्यों लिखे? भैया मेरे भैया कुछ होंगे क्योंकि मैं सबसे छोटा इंसान हूँ एक। देखो हाफ में थोड़ा इसके आगे लिखता हूँ H2O पॉजिटिव 3/2 H2O। ये देखो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो अगर ये फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया इतना बड़ा है भाई दोस्तों, ये फॉर्मूला तुम्हारे 1-2 नंबर का यही खाता है फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लेना। तो ये तुम्हारा क्या होगा CaSO4 2H2O। मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, डॉट हट गया क्या यार, सॉरी। मैंने यहाँ पे डॉट लगाया था, वो पता है तुम्हारा डॉट क्या होता है? इंटू। तो इसको इंटू में लगा, वहाँ पे डॉट ही लगाना नहीं, नंबर काट दिया एग्जामिनर। तो मैं 120 डिग्री यहाँ पे किस लिए लिखा दोस्तों सुनो। ये मैं यहाँ पे हीट कर रहा हूँ, मतलब ताप बढ़ा रहा हूँ इसका। 120 डिग्री पे मैं गर्म कर रहा हूँ ताप पर, तो मैंने इसलिए लिखा। तो अब मैं इसका देखता हूँ भौतिक गुण। भौतिक गुण देखते हैं। यह सफेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में भी अविलय नहीं हो, मतलब ये जैसे तुम्हारे पास ले लो तुम, जल में मतलब विलय ना हो अविलय हो, मतलब जो घुले ना अंगुलनशील हो, आघुलनशील हो। तो मेरे पास जैसे हड्डी ले लो तुम, ये सबसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल हड्डी। ओके, तुम क्या ले लो बोन, हिंदी में कहते हैं हड्डी। तुम हड्डी ले लो एक, 100% हड्डी नहीं खुलेगी, पक्का। देखो तुम्हारे पास मैंने एक हड्डी दिया, क्या होता है? सफेद रंग का चूर्ण होता है। अब इसको तुम तो इसको पीच लो, कूट लो, जैसे तुम्हारे पास एक जो बोन है, जैसे तुम्हारे पास एक हड्डी है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लो, को मैं थोड़ा करेक्शन करता हूँ आपके लिए। छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े, तुम्हारे पास छोटे छोटे टुकड़े हो गए, अरे यार छोटे छोटे टुकड़े हो गए दोस्तों। अब इसको तुम एक कंटेनर लो, कंटेनर, पानी डालो इसमें। अब इसमें क्या डालो? हड्डी डालो, घोलो इसको, ताप करो, इसको हीट करो तुम। मैं तुम्हारे पास एग्जाम्पल लेना, ठीक है, हीट करने पे भी, जो तुम्हारे पास हीट करने पे भी नहीं घुलेगी। ठीक है दोस्तों, समझो अब। मैं इसका यहाँ पे हीट बता रहा हूँ, क्या हीट। मैं यहाँ पे हीट आ रही है आपका, तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास हड्डी सेम रहेगी। अब मैं देखता हूँ इसके रासायनिक गुण दोस्तों। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं? ऊष्मा का प्रभाव। यदि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त होता है। इसे मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। तो मतलब कि हम जब 120 डिग्री से अधिक ताप पर, सेल्सियस के ताप पर, अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। इसे मृत, निर्जलीय मतलब मरा हुआ प्लास्टर। अरे यार इसे बेकार हुआ, इंसान मर जाता है, इसे पेड़ पौधे जानते ही यार निर्जलीय क्या होते हैं। मैं इतने अंदर नहीं जाऊंगा, अब मैं इतना बहुत समझा सकता हूँ आपको। मृत तापित प्लास्टर कहते हैं, मृत मतलब मरे हुए यार। ठीक है दोस्तों, CaSO4 2H2O 120 डिग्री ताप से अधिक होता है तो मैं वो लगा दिया CaSO4। मैं आपके पास रिएक्शन लिखूंगा दोस्तों, प्लस 2H2O। देखो CaSO4 2H2O,
एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है दोस्तों, देखो अच्छे से देख लेना, इसको भी याद कर लेना है। याद करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सारे पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के होते हैं दोस्तों। मैं आगे चलता हूँ दूसरे फॉर्मूला पे, एक ये दोनों लिखने पड़ेंगे तुमको। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया दोस्तों। याद कर लेना यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जल की किससे क्रिया, जल से अपक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। यह क्रिया ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहलाती है। तो जो जल से में अपक्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। तो यह क्रिया ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहलाती है। तो मैं अब देखता हूँ CSO4। जो तुम पॉइंट है उस गलती से हट गया, ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों तुम्हारे पास हो गया फॉर्मूला। थैंक यू दोस्तों। अभी तुम्हारे पास थोड़ा और बचा है, उपयोग इनके देख लेते हैं, बहुत बड़ा है। उपयोग पहले देखो, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों और जोड़ने के लिए कहा जाता है, किया जाता है या इसका उपयोग सजावटी सामान जैसे मूर्तियों एवं खिलौना में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा को दो दीवारों चिकना कर बनाने में किया जाता है। अब देखो ये तुम्हारा खत्म हो गया। मैं पहला उपयोग इसका समझाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों, जैसे तुम जानते हो किसी की हड्डी टूट जाती है, बोन बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर लाते हैं, उसको पैर में लगा देते हैं, वाइट वाइट देखा होगा सभी लोगों ने। तो वही होता है तुम्हारा प्लस प्लास्टर ऑफ पैर। तो इसका उपयोग सजावटी में देखते हो कभी, वो चिपका देते हैं, खूब टाइट टाइट होता है ना, तो उसको सजावटी में करने के लिए पेंट में भी उस पर लगा दिया जाता है, इतने टूटता नहीं है। इसलिए उसको सजावटी में कभी देखा तो दीवारों में लगाया जाता है। तो इसका उपयोग दंत चिकित्सा, सभी लोग जानते हैं दंत चिकित्सा में इसका चूर्ण जो होता है उसको लगा के सब सही किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, मैं यहीं पे अपनी वीडियो एंड करता हूँ। और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, 22 तारीख से पहले पहले देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।